नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए डेली बूस्टर की 5वीं क्लास। इसके पहले मैं अथर्व एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में 4 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। डेली बूस्टर की क्लासेस में दोस्तों हम देखेंगे वन लाइनर टाइप, करंट अफेयर, साइंस, जीके एवं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, जोगिया चट्टान चार मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा जबलपुर। जोगिया चट्टान चार मूर्ति जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा और सोन नदी के उद्गम का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन एवं जोहिला। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं भोपाल की बड़ी मस्जिद का नाम है ताज उल मस्जिद। अगला प्रश्न है, वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, वर्ष 77-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी जी थे। साथ ही याद रखिएगा, कैलाश चंद्र जोशी जी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसके नाम का अर्थ गिरवर ऑफ प्लेजर है, वह कौन सी है? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी का ही नाम गिरवर ऑफ प्लेजर है। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप, इसका सस्वर पाठ क्या है? तो दोस्तों, इसे भर्तहरि लोक गाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में बत्तोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो याद रखिएगा, ग्वालियर की बत्तोबाई का संबंध गुड़िया शिल्प कला से है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महागोलियाना के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सांची स्तूपों में भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महागोलियाना के अवशेष रखे हुए हैं। साथ ही याद रखिएगा, सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, सांची स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो दोस्तों, भिंड का अटेर का किला प्रसिद्ध किला है। अगला प्रश्न है, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था? तो याद रखिएगा, तोमर वंश के राजा विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोधी के साथ संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, ग्वालियर का किला राजा सूरत सेन ने बनवाया था, और ग्वालियर के किले को ही मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा, बुंदेला वंश के राजा वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, याद रखिएगा, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में नीमच छावनी से सबसे पहले 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किस सिंधिया शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो याद रखिएगा, दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहां गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। और गरुड़ ध्वज का निर्माण हेलियोडोरस ने विदिशा में कराया था। अगला प्रश्न है, नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, नचना कुठार का संबंध प्रयागराज से है। अगला प्रश्न है, किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा ने अरबों को हराया था। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, विश्वनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं, रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? तो याद रखिएगा, खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मान्यखेट पर किस वंश का शासन था? तो याद रखिएगा, मान्यखेट पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी? तो आप सभी जानते हैं, उज्जैन, या जिसे उज्जैनी के नाम से जाना था, यह महाजनपद युग में अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी जानते हैं, मल्हार राव होलकर वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1934 में अखिल भारतीय प्रजा परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूपों का निर्माण कराया था।
अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और नील नदी को ही मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो आप सभी जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है? तो याद रखिएगा भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 हैं और 80 उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है देश की प्रथम हेल्पर रोबोटिक एक्सो स्केलेटन गेट थेरेपी मशीन का हाल ही में कहां लोकार्पण किया गया है? तो याद रखिएगा राजस्थान के उदयपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है गोदरेज एग्रोवेट के पाम ऑयल बिजनेस में किनके लिए समाधान नामक अभूतपूर्व पहल शुरू की है? तो दोस्तों यह अभूतपूर्व पहल किसानों के लिए की गई है गोदरेज एग्रो के पाम ऑयल द्वारा। अगला प्रश्न है किसने हाल ही में चलाई जा रही गर्ल्स फॉर टेक एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह शुरुआत मास्टर कार्ड द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जैविक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोधकर्ताओं और उद्यमियों के लिए कितने करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की राशि की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा 4 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की धनराशि की स्वीकृति दी गई है ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है मशहूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का 16वां संस्करण जयपुर में कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा जयपुर में स्थित होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया गया है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर को केंद्र सरकार ने 9 सिटी चैलेंज योजना में शामिल किया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के अयोध्या को केंद्र सरकार ने 9 सिटी चैनल योजना में शामिल किया है। अगला प्रश्न है चीन के शहर में 30 जनवरी 2023 से कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लिए आइसोलेशन के नियम को खत्म कर दिया गया। तो याद रखिएगा चीन के हांगकांग में इस नियम को खत्म किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर एम राजू भारतीय सर्वेक्षण विभाग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा सापला या जिसे कुमुद नाम से भी जाना जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है और यह प्रश्न दोस्तों पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो याद रखिएगा फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता था। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसका पहले नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है 1946 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा लियाकत अली खान 1946 में भारत के वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है आशा पारेख का संबंध कहां से है? तो याद रखिएगा आशा पारेख का संबंध मुंबई महाराष्ट्र से है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर को किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा सामिया हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगला प्रश्न है 1813 में ब्रिटिश संसद में कितनी बैठक हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1813 में ब्रिटिश संसद में 5 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कब रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्ष 2022 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। साथ ही यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है किस स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय स्थित है या जिसे आप बीसीसीआई के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों याद रखिएगा इंडिया की टीम ने महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता है।
अगला प्रश्न है राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर एयरपोर्ट का नाम है राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल्स। और यह प्रश्न भी दोस्तों पटवारी एवं वन रक्षक दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन बेतवा लिंक परियोजना होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। अगला प्रश्न है भोजन का अनिवार्य अव्यय क्या होता है? तो दोस्तों भोजन का अनिवार्य अव्यय या घटक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? तो आप सभी जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और यह प्रश्न भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या माना गया है? तो दोस्तों इसे महापरिनिर्वाण माना गया है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो दोस्तों वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के सिद्धांत लिए गए हैं। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा वर्ष 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसे केशिका या इंग्लिश में ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो आप सभी जानते हैं ऊर्जा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों जीवाश्म से जैव विकास के पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? तो दोस्तों शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना पक्षियों में पंखों का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न है कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? तो दोस्तों साइकस का पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है। अगला प्रश्न है गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वह तेजी से चल सके। अगला प्रश्न है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे ऑर्नियोलॉजी कहा जाता है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई है। अगला प्रश्न है सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 5 से 6 लीटर एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा होती है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा बारहीन, साकले एवं ब्राउन ट्रांजिस्टर के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है अनीमोमीटर यंत्र से किस चीज का माप किया जाता है? तो दोस्तों हवा की दिशा और वेग का माप किया जाता है अनीमोमीटर से। अगला प्रश्न है विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, पहले कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल मौजूद होता है। साथ ही याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड होता है या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगी गति में ध्वनि यात्रा करती है। अगला प्रश्न है भारी जल या हैवी वाटर शब्द किसका सूचक होता है? तो दोस्तों ड्यूटीरियम ऑक्साइड या जिसे आप DO के नाम से जानते हैं, भारी जल या हैवी वाटर का सूचक होता है। अगला प्रश्न है बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि दोस्तों बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और इसी वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैरता है। अगला प्रश्न है चमगादड़ जिस सिद्धांत पर संचालन करते हैं उसमें क्या गुणधर्म होता है? तो दोस्तों उनमें पराध्वनि का गुणधर्म होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में किस महान बल्लेबाज ने क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है? तो दोस्तों हाशिम आमला ने हाल ही में क्रिकेट के हर प्रारूप को अलविदा कह दिया है। और याद रखिएगा हाशिम आमला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच किस शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के लिए चुना गया है? तो दोस्तों भारत का हैदराबाद शहर चुना गया है विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना के लिए। अगला प्रश्न है फुटबॉल के इतिहास में सर्वप्रथम व्हाइट कार्ड किस देश की लीग मैच के दौरान दिखाया गया है? तो याद रखिएगा पुर्तगाल की लीग मैच के दौरान पहली बार व्हाइट कार्ड दिखाया गया है। अगला प्रश्न है
प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर प्रभा अत्रे को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, फील्ड म्यूजियम के वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस महाद्वीप पर 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की खोज की है? तो याद रखिएगा, इसकी खोज अंटार्कटिका में की गई है, 17 पाउंड के बड़े उल्कापिंड की। अगला प्रश्न है IIM अहमदाबाद में किसे हाल ही में नए निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोफेसर भरत भास्कर को हाल ही में IIM अहमदाबाद के नए निर्देशक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में दिल्ली के आर्मी रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय सेना के प्रमुख एयर मार्शल हरजीत सिंह जी का 61 वर्ष की आयु में दिल्ली के आर्मी रेफरल अस्पताल में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, किस मिल्क प्रोडक्शन कंपनी ने श्यामल भाई पटेल को अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों, श्यामल भाई पटेल को अमूल ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 26 जनवरी को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भारत में आप सभी जानते हैं अपने गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, कैप्सूल का आवरण या जो ऊपर का कवर होता है वह स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है, शहद का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं फ्रक्टोज शहद का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज, जो आपको तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय या लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होना मांसपेशियों में थकान की अनुभव होने का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ई एवं विटामिन ए। अगर आपको ऑप्शन में यह दोनों मिलते हैं तो फिर आपको इसका सही जवाब विटामिन ई लगाना है, बाकी ई और ए दोनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, फिश लीवर ऑयल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे ही हड़प्पा के समकालीन सभ्यता विकसित हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी MP पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली बूस्टर की 5वीं क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों, अथर्व एकेडमी चैनल पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी कंटिन्यू चालू है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने वह क्लासेस भी नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासेस को भी जाकर जरूर देखिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।